हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट क्लास का रिव्यू। पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पिछली क्लास में हमने वेब पेज अपना पढ़ लिया था, वेबसाइट पढ़ी थी, स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, डायनामिक वेब पेज क्या हैं और डायनामिक वेबसाइट्स क्या हैं। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो जैसे कि इन सभी चीज़ों से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग मेन काम किसके ऊपर करने वाले हैं, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग वैसे इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इंटरनेट किसके ऊपर चलता है? ब्राउजर्स के ऊपर चलता है, वेबसाइट्स के ऊपर चलता है। तो हम लोग क्या काम करने वाले हैं? वेब पेजेस को बनाना है, हमें वेबसाइट बनाना है, हम डेवलपर हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे। ये लास्ट क्लास में हमने वेब पेजेस देख लिए क्या होते हैं, वेबसाइट देख ली क्या होती हैं, स्टैटिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेब पेज और डायनामिक वेबसाइट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, डेवलपर ऑप्शंस ऑफ ब्राउजर और नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी लॉज। ये जो डेवलपर ऑप्शंस ऑफ ब्राउजर है, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक या दो आपके डेवलपर ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये डेवलपर ऑप्शन होता क्या है? इसमें देखो, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपर मतलब हम या आप लोग डेवलपर बनने वाले हैं। तो डेवलपर ऑप्शन मतलब आप लोगों के लिए एक ऑप्शंस दे रखे हैं ब्राउजर्स के अंदर, कि आप लोग उस ब्राउजर में कुछ भी चेंजेस कर सको। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो आप लोग को सिर्फ तीन ऑप्शंस इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? व्यू पेज सोर्स, डेवलपर्स टूल्स और इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब सबसे पहला वाला देखते हैं, व्यू पेज सोर्स। सोर्स का मतलब क्या? किस चीज का सोर्स? उस वेब पेज का सोर्स। अब वो वेब पेज किसी ने बनाया होगा, उसको डिजाइन किया गया होगा, उसमें कोडिंग करी गई होगी, तो उसका बहुत सारा कोड लिखा हुआ होगा। तो वो सोर्स आप कैसे देख सकते हो? सोर्स कोड क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो यही उठा ना। सोर्स सोर्स कोड क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने के लिए जो कोड लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। किसी भी चीज को, अगर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर में जो भी चीज बनती है, मतलब सॉफ्टवेयर्स, जो भी चीज प्रोग्राम बनते हैं, जो भी इसमें सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, सब किससे बनते हैं? कोडिंग से, कोड से। हर चीज को बनाने के लिए छोटे छोटे कोड होते हैं, प्रोग्राम्स के लिए हो, सॉफ्टवेयर्स के लिए हो, वायरस हो। वायरस भी छोटे प्रोग्राम्स ही हैं। वायरस कोई कीड़ा या कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वायरस सिंपल छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोड लिखना पड़ता है, जो लाइनें लिखनी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड कोड। और जिस कोड से वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो वेब पेज का सोर्स कोड क्या है? वेब पेज का सोर्स कोड यानी जो वो वेब पेज बना हुआ है, उस पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं, उस पर आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर आपको कुछ टैब्स दिखते हैं जिस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। एक वेब पेज पे बहुत सारी ऑडियोज भी हैं, उस पर वीडियोज भी हैं उस पर। अब उन सब चीज़ों को उस पर लगाया कैसे गया होगा? उसके लिए कोई कोड लिखा गया होगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है हमारा? कोई भी एक ऐसा कोड जिस कोड से हम किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। क्या किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखना लीगल काम है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इज इट लीगल? ए रेड कलर से क्वेश्चन मार्क। क्या किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखना लीगल काम है? अब वेबसाइट तो किसी और ने बना रखी है, एंड देयर इज अ ऑप्शन, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपको। क्या ऑप्शन दे रखा है? कि आप किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का सोर्स कोड देख सकते हैं। तो क्या ये एक लीगल बात है कि हम किसी की वेबसाइट खोल लें और उसका सोर्स कोड देख लें? ये दोनों है बेटा, ये लीगल भी है, ये इलीगल भी है। अगर आप नॉलेज के लिए किसी का कोड देख रहे हो,
क्योंकि हर प्रोग्रामर का दिमाग अलग है, सबकी क्रिएटिविटी अलग है। आपने एक वेब पेज खोला, वहां पे कोई बहुत अच्छी डिजाइनिंग करी गई थी या एक कंटेंट करा गया था, कंटेंट लगा हुआ था, आपको वो चीज अच्छी लगी, आप अपनी वेबसाइट में उस चीज का यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको उसका कोड देखना चाहते हो कि भाई ये क्या लिखा गया था इसके लिए। तो क्या आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई सोर्स कोड देख रहे हैं, कोई सोर्स कोड देखते हो, वो लीगल है। लेकिन आप किसी की वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड चुरा के, चुरा नहीं हो गया ना, इलीगल, कि आपने उसका पूरा सोर्स कोड वहां से कॉपी करा, एज इट इज अपनी वेबसाइट पे चिपकाया, और आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली, अपना वेब पेज क्रिएट कर लिया, उसका बस टाइटल चेंज कर दिया, ऊपर अपना नाम, दैट इज इलीगल। तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड को देखना इलीगल नहीं है, उसका यूज करना इलीगल है। आप सोर्स कोड देख सकते हैं, उसको देख के सीख सकते हैं कि आपने ये काम कैसे करा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे, मैं यहाँ क्या लिखूं तो क्या हो जाए, आपने उसको देखा और नॉलेज ली। अगर आपने किसी चीज को सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आपने उस सोर्स कोड को देखा है, देन इट इज लीगल। लेकिन अगर आपने उस कोड का यूज करते हुए उसको वहां से कॉपी करके अपनी वेबसाइट बना ली, दैट इज इलीगल। ठीक है, आगे चले, चलिए। क्या व्यू सोर्स कोड के द्वारा किसी ब्लॉग वेबसाइट के संपूर्ण कोडिंग को देखा जा सकता है? अब ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है भाई। पूरी कोडिंग, अगर किसी ने आपको अपनी पूरी कोडिंग दे दी, या अगर आप पूरी कोडिंग देख सको, फिर तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट ही कॉपी नहीं कर लोगे। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि वो वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। जैसे अभी हम लोग सिंपल कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं अभी, HTML। या इससे पहले हमने दो पेजेस पढ़े थे, कौन कौन से, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। अगर कोई पेज स्टैटिक है, यानी कि उसमें हमने कोई भी डेटाबेस यूज नहीं कर रखा, सिर्फ एक पेज है, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो सबके लिए सेम है। अगर कोई भी वेब पेज या वेबसाइट स्टैटिक है, तो आप उसका पूरा का पूरा सोर्स कोड, संपूर्ण सोर्स कोड देख सकते हो। लेकिन अगर कोई वेबसाइट डायनामिक है या वेब पेज डायनामिक है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, डेटाबेस है, तो आपको डेटाबेस दिखाई नहीं पड़ेगा। सोर्स कोड किस चीज का दिखाई पड़ता है, जो आपने डिजाइन कर रखा है, जो पेज के ऊपर डिजाइनिंग हो रखी है, जो नाम लिखे हुए हैं, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो इंटरेक्टिव मोड है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, वो बनता है सोर्स कोड से। और उसके बैक एंड में, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, दो तरीके के प्रोग्रामर थे, कौन कौन से, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या करते थे, सिर्फ डिजाइन करते थे वेबसाइट का, और बैक एंड डेवलपर्स क्या करते हैं, बैक एंड डेवलपर्स क्या कर रहे थे, उसका पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर करते थे। तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, जो फ्रंट एंड वेबसाइट है, उसका सोर्स कोड आप देख सकते हो। किसी भी स्टैटिक वेबसाइट या वेब पेज का पूरा सोर्स कोड आप देख सकते हो। लेकिन किसी भी डायनामिक वेबसाइट का या डायनामिक वेब पेज का पूरा सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, सिर्फ उतना जितने में उसको डिजाइन करा गया है या डिजाइन हो रखा है। सिर्फ डिजाइनिंग का सोर्स कोड मिल सकता है, डेटाबेस का सोर्स कोड आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, अब बात उठती है हम सोर्स कोड देखें क्यों, भाई जरूरत क्या है सोर्स कोड, आई एम ए प्रोग्रामर, आप भी एक प्रोग्रामर, मैं भी एक प्रोग्रामर, हम लोग अपनी वेबसाइट बना लेंगे, हम क्यों किसी का सोर्स कोड देखें, हम तो नहीं देखते सोर्स कोड। तो किसी का सोर्स कोड देखने के फायदे क्या हैं,
किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के HTML सोर्स कोड को देखने के क्या फायदे हैं? सबसे पहली चीज, आप लोग हैं एक बिगनर स्टेज में। अब बिगनर स्टेज का मतलब अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो आइडियाज हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आते। तो अगर आप बिगनिंग में हैं, बिगनर प्रोग्रामर हैं, तो सोर्स कोड आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार है। आप किसी भी वेबसाइट को खोलो, वहां पे बहुत सारी नई, कितनी सारी दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, करोड़ों वेबसाइट, पता नहीं कितनी होंगी। जितनी वेबसाइट्स खोलोगे उतनी तरीके के डिजाइन दिखाई पड़ेंगे तुम्हें। अब जितने डिजाइन दिखाई पड़ रहे हैं उतनी नॉलेज मिल रही है तुम्हें। करना क्या है, सोर्स कोड जाओ, चेक करो, अच्छा ये करने के लिए ये लिखा जाता है, ये करने के लिए ये लिखा जाता है। तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार है। आप सोर्स कोड के जरिए वेब डिजाइनिंग आसानी से सीख सकते हो। आप सोर्स कोड को देखकर HTML टैग का सही उपयोग, अब ये टैग्स वर्ड आ रहा है इसमें, अभी हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आने वाली है दैट इज योर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें टैग्स पे काम होगा। तो अभी आपको शायद टैग समझ में ना आए, टैग क्या होते हैं, जब हम लोग HTML पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। सोर्स कोड सिंपल सी बात है, हमेशा HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। HTML लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाएगा उसमें टैग्स का यूज होता है। तो आप सोर्स कोड में जाके क्या देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से टैग्स का यूज हुआ है, कौन कौन सी कोडिंग का यूज हुआ है, कौन कौन से टूल्स का यूज हुआ है। तो आपके लिए क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी। वेब डेवलपर के लिए न्यू स्किल सीखने के लिए नई साइट के सोर्स कोड सबसे अच्छे स्रोत माने गए हैं। क्यों माने गए हैं, अभी बताया था। 1 करोड़ वेबसाइट्स हैं, हर इंसान के दिमाग में नई क्रिएटिविटी है, नई चीजें हैं। तो क्या कर रहा है वो, नई वेबसाइट खोलो, एक नई क्रिएटिविटी देख लो, उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके अपना एक कुछ नया क्रिएट कर लो। तो क्या कर रहे हो, तो ये जो दूसरे कोड्स हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी नॉलेज को एनहांस करने में, आपके स्किल डेवलपमेंट। वेबसाइट या ब्लॉग की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी वेबसाइट सोर्स कोड को देखना जरूरी होता है। मान लो आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, अब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें डेवलपमेंट भी तो चाहिए। अगर लोग उसी पुरानी वेबसाइट को डेली देखते हैं, बोर हो जाते हैं। जैसे गूगल, आप डेली गूगल को खोलो, उसके लोगों में कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज चल रहे होते हैं गूगल के ऊपर वो शो हो रहे होंगे। जैसे 15 अगस्त आया तो क्या हुआ, गूगल ने क्या करा, एक इंडियन फ्लैग लगा दिया, या गूगल में इंडियन फ्लैग का लोगो आना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, एक चेंज हुआ ना। तो आपको सोर्स कोड खोलकर देखते पढ़ने चाहिए या देखते रहना चाहिए। द रीजन इज आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस अगर करने हो तो आपको सोर्स कोड देखना ही पड़ेगा। HTML डॉक्यूमेंट के सोर्स कोड देखने का क्या तरीका है भैया, इसके 2 तरीके हैं। अब 2 तरीकों से किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, सबसे पहला राइट क्लिक द्वारा सोर्स कोड देखना, दूसरा वेब पेज के URL में व्यू सोर्स कोड लिखकर सोर्स कोड देखना। यानी 2 तरीके से आप लोग सोर्स कोड देख सकते हो। कैसे, राइट क्लिक करके सोर्स कोड देख लो, दूसरा वेब पेज के URL में व्यू सोर्स कोड लिखकर वहां से सोर्स कोड देख लो। तो पहले हम लोग बात करते हैं राइट क्लिक करके सोर्स कोड कैसे देखा जा सकता है। राइट क्लिक से कैसे करो, सबसे पहले भैया अपना ब्राउजर ओपन कर लो। कौन सा ब्राउजर जो आप लोग यूज कर रहे हो, दैट इज गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं पहले आप वो ब्राउजर ओपन कर लें। उसके बाद उस पर कोई भी एक वेबसाइट जिसका आपको सोर्स कोड देखना हो वो वेबसाइट खोलो। जैसे गूगल का देखना है, आप लोग गूगल पे सर्च करके देखना। तो अब गूगल पे ट्राई करना इजी है, google.com खोल लो जी। ब्राउजर में जाना, google.com लिखना, एंटर दबाना, गूगल की वेबसाइट खुल के आ गई आपके सामने। तीसरा ऑप्शन, अब वेब पेज के ऊपर माउस को जाकर राइट क्लिक करना है अपने, किसी भी वेब पेज पर जाकर माउस को राइट क्लिक करना। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे देयर विल बी अ ऑप्शन, वहां पे एक ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक किसी भी हाँ यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप राइट क्लिक कर रहे हो वो किसी इमेज या टेक्स्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। वेबसाइट पे जो साइड में कहीं ब्लैंक है, जहां भी ब्लैंक ऑप्शन है वहां पे जाके राइट क्लिक करो, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। उसमें एक ऑप्शन खुलेगा व्यू सोर्स कोड। आप उस व्यू सोर्स कोड पर राइट क्लिक दबाने के बाद आपके सामने मेन्यू होगा, व्यू पेज सोर्स कोड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करोगे
आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी और बहुत सारी कोडिंग लिखी हुई आ जाएगी। जब आप लोग HTML पढ़ोगे तो तुम्हें उस कोडिंग का मतलब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ इतना है कि तुम लोग राइट क्लिक करके सोर्स कोड को कैसे देख सकते हो। तो ये सिर्फ व्यू करने के लिए है यहाँ पे। तो व्यू पेज सोर्स कोड नाम दिया गया। अच्छा, अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग नाम आ जाते हैं। जैसे फायरफॉक्स में इसको क्या कहा गया, व्यू पेज सोर्स कोड नाम, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में व्यू सोर्स। बात वही है, व्यू सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स या व्यू सोर्स। अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग नाम से आता है, सोर्स वर्ड जरूर आएगा। सोर्स कोड भी हो सकता है, व्यू सोर्स भी हो सकता है। तो अलग अलग ब्राउजर में ये अलग अलग ऑप्शन से आता है। देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपकी यूपी टेट.गवर्नमेंट की वेबसाइट आपने एक ओपन कर ली, मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया, फिर मैंने अपनी ये वेबसाइट ओपन कर ली। इसके बाद मैंने इसी स्क्रीन पर राइट क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसमें एक ऑप्शन आ गया सबसे नीचे, क्या, व्यू पेज सोर्स। जैसे ही मैंने व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया, ये देखो जी, ये पूरी कोडिंग आ गई इसकी। यानी कि इस पेज को बनाने के लिए ये कोड लिखा गया है। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का आप सोर्स कोड ऐसे देख सकते हो। जब अभी आप लोग HTML पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे किस कोड का क्या काम है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का अगर आपको सोर्स कोड देखना हो तो कैसे देखा जा सकता है, सिंपल, कोई भी ब्राउजर ओपन करें, अपनी जिस भी वेबसाइट का आपको सोर्स कोड देखना है वो वेबसाइट ओपन करें, उस वेबसाइट पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक का मतलब माउस में दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। यू हैव टू क्लिक ऑन राइट बटन, राइट क्लिक करें। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इमेज या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक ना कर दें। सिंपल जो वेबसाइट है उसमें जो वाइट कलर का जहां भी ब्लैंक ऑप्शन आ रहा हो उस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही देयर विल बी अ ऑप्शन व्यू सोर्स कोड। व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करिए और सारा कोड आपके सामने। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरी जगह ले जाके पेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सिर्फ देख भी सकते हैं, और आपको सिर्फ देखना चाहिए, बिकॉज व्यू सोर्स कोड इज अ लीगल प्रोसेस एंड यूजिंग दैट सोर्स कोड इज अ इलीगल प्रोसेस। अगर आप किसी का कोड कॉपी पेस्ट करके अपने लिए यूज कर रहे हो तो वो इलीगल है। अच्छा जी, तो एक तरीका तो राइट क्लिक करके हो गया। अब ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल व्यू सोर्स कोड लिखकर सोर्स कोड को सर्च करा जा सकता है। कैसे, कहाँ लिखोगे व्यू सोर्स कोड? भैया दूसरा स्टेप देखो, पहला और दूसरा तो सेम होगा इसमें। पहले क्या करना है, अपना ब्राउजर खोलना है, अपनी वेबसाइट खोल लेनी है, जो भी आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट खोल लो। अब उस वेबसाइट में जहां ऊपर लिखा होता है www.this वेबसाइट, उससे पहले क्या लिख दो, उससे पहले लिख दो व्यू सोर्स, और ये दो डॉट लगा देना जरूर, और लिखकर एंटर दबा दो। तो एंटर दबाते ही आपके सामने नेट ब्राउजर विंडोज में वेब पेज का पूरा सोर्स कोड खुल के आ जाएगा। सिंपल, देखो कैसे, ऐसे मैंने क्या करा, एक वेबसाइट खोली, यहाँ पे इस वेबसाइट का कोड था, मैंने इस कोड में सिर्फ स्टार्टिंग में व्यू सोर्स ये लिख दिया। देखें जरा ये जूम होता है क्या, नहीं सॉरी, इट इज नॉट जूमिंग। चलो, यानी आप किसी भी वेबसाइट से पहले, जैसे ये वेबसाइट थी, पेन, देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से पहले मैंने क्या लिख दिया, व्यू डैश सोर्स और दो कॉलन, और लिख के जैसे ही एंटर दबाया, एंटर दबाते ही आपके सामने पूरा का पूरा सोर्स कोड खुलकर आ जाएगा दोबारा से सामने। बिल्कुल सेम ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो दो तरीके आगे समझ में।
किसी भी पेज पर राइट क्लिक कर कर भी आप किसी का सोर्स कोड देख सकते हो, या उस वेबसाइट से पहले व्यू डैश सोर्स 2 कॉलन और एंटर, ठाक तुरंत आपके सामने उसका पूरा कोड खुल गया। अब ये सबको नहीं पता होता है, ये सिर्फ अब तुम्हें पता है क्योंकि तुमने पढ़ लिया। जो लोग नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन सबको नहीं पता कि सोर्स कोड क्या होता है और कहाँ से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग प्रैक्टिकल करके देखना अब इसका, और सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, किसी भी कोड को चुराना नहीं है, सिर्फ देख के सीखना है। चलो अब डेवलपर टूल्स की बात करते हैं। तो हमने कोड वोड तो सब देख लिए भी है। अब डेवलपर टूल्स क्या होता है? डेवलपर टूल्स, आप डेवलपर हो, अब कुछ भी काम करने के लिए आपको हथियार तो चाहिए भाई। टूल्स, टूल्स क्या होते हैं? टूल्स होते हैं आपके हथियार। बिना हथियारों के जंग लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। तो भैया अब तुम हो डेवलपर, अब तुम्हारे टूल्स कौन से होंगे? डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल कंसोल ऑफ वेब ब्राउजर। वैसे इसका काम तब पड़ेगा जब आप लोग वेबसाइट डेवलप करोगे। अभी सिर्फ ये पता, मतलब आप थ्योरेटिकल अभी ये पढ़ो कि ये क्या है, ये एक टूल है जिसमें आप लोग अपनी वेबसाइट में चेंजेस भी कर सकते हो और मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, कोई नई चीज डाल भी सकते हो, पुरानी चीजों को ठीक भी कर सकते हो। तो डेवलपर टूल कंसोल वेब ब्राउजर का क्या है? जब अलग अलग वेब टूल्स या फायरफॉक्स के इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि उन सब टूल्स में कंसोल नाम का एक टैब है, एक कंसोल नाम का टैब आता है। इसमें ऑल पे जाते हैं, ये वो स्थान है जहां पर डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट कोड्स लिखकर सीधे ही वेब ब्राउजर में कोड की फंक्शनैलिटी पर प्रभाव देख सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि अभी जावा स्क्रिप्ट तुम लोग पढ़ोगे बाद में, थर्ड फोर्थ यूनिट है शायद आपकी जावा स्क्रिप्ट, तो तब समझ में आएगा जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। इसमें क्या है, अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट का कोई भी कोड लिखते हैं वो तुरंत चालू नहीं होता है। हम किसी भी वेबसाइट में कोड लिखेंगे, उसके बाद हमें सर्वर लेना पड़ता है, सर्वर पे अपनी वेबसाइट को अपलोड करना पड़ता है। इट विल टेक 1 to 2 hours टू अपडेट। 1 से 2 घंटे में हमारी वेबसाइट अपडेट होती है, तब उसमें नए चेंजेस आते हैं। ये कंसोल क्या होता है, डेवलपर टूल कंसोल क्या है? क्योंकि तुम इसके डेवलपर हो तो तुम्हारे पास एक कंसोल होता है, तुम इसमें डायरेक्ट जाओ अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑल्टर हेलो आई एम फ्रॉम द कंसोल। मैंने एक छोटा सा कोड लिख दिया इसमें, इस कोड का तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए 1 घंटा नहीं लगना, या इसको अपडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं अपनी वेबसाइट, अच्छा और दूसरी चीज़, अभी जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख पा रहे थे, आप डेवलपर अगर हो, तुम्हारे पास अगर एक्सेस है तो आप कंसोल पैनल खोल सकते हो और तब उसमें कुछ चेंजेस कर पाओगे। अगर किसी ने स्टैटिक वेबसाइट बना रखी है तो वो आपको अथॉरिटी दे के रखता है। बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसका कंसोल आप लोग डायरेक्टली यूज कर पाओगे, कुछ वेबसाइट्स होंगे जिनका कंसोल आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। तो देखो जैसे मैंने वहां पे कोड लिखा था, उस कोड से कैसे होगा, उस कोड का आउटपुट ये आ गया। मैंने गूगल के कंसोल में जाके लिखा था ये, मतलब ये मैंने अपने आप लिख के और उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये आप भी कर सकते हैं। क्या करा, अपनी गूगल वेबसाइट खोली, उसके डेवलपर टूल्स में जाओ, उसके कंसोल के अंदर जाओ, यहाँ पे जाकर प्रॉम्प्ट आ रहे होंगे, इस प्रॉम्प्ट में सिंपल एक कोड लिख दो, अलर्ट ब्रैकेट हेलो आई एम फ्रॉम कंसोल। मतलब ये मैंने लिखा है, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो। आप जो भी चीज इन ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे वो चीज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। आपने करा, इसको सेव कर दिया, और सेव करके जैसे ही आप google.com खोलोगे, जैसे ही google.com खोला आपने, तुरंत आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ गया, हेलो आई एम फ्रॉम कंसोल। तो चेंजेस हुए ना वेबसाइट में। तो ये क्या था, ये हमारे पास टूल्स हैं कि अगर मैं किसी वेबसाइट पे ये लिख के दिखाना चाह रहा हूँ तो दिखा सकता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहूँगा मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो अभी हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। तो क्या हुआ, जैसे ही हम इस कोड को लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं वेब ब्राउजर में, ऐसे तुरंत अलर्ट विंडो डिस्प्ले होने लगती है। कोड में लिखा गया मैसेज ही होता है, मैसेज कुछ भी हो सकता है जो आप लिखना चाहें। समझ में आ गया, व्यू सोर्स कोड समझ में आ गया। और कंसोल पैनल क्या होता है, और कंसोल पे हम लोग कैसे अपने मैसेजेस को
टाइप करके दिखा सकते हैं। आगे चलें, चलिए। अब एक और एलिमेंट आ गया, दिस इज योर इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब इसके नाम से पता चल रहा है इंस्पेक्ट। क्या इंस्पेक्ट करेगा ये? किसी चीज को ढूंढने का काम। तो वेब पेज पर आप जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, अब एक वर्ड आ गया क्या? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वेब पेजेस पर जो भी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, वो इमेज हो, वो टेक्स्ट हो, वो कोई लाइन हो, वो चेक बॉक्स हो, वो रेडियो बटन हो, कुछ भी हो, जो भी वेब पेज पर है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। वो एक एलिमेंट है। तो वेब पेज पर आप जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो। आपका राइट क्लिक मेन्यू में ड्रॉप डाउन बॉक्स में खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंस्पेक्ट सेलेक्ट करो। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, राइट क्लिक करके उसमें देयर वाज अ ऑप्शन क्या, व्यू सोर्स कोड। तो हमने किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड देख लिया था। ऐसे ही अब क्या करा हमने, अब हमने पेज पर राइट क्लिक नहीं करा, अब हमने उस एलिमेंट पर राइट क्लिक करा। जैसे ही उस पर राइट क्लिक करोगे उसमें एक ऑप्शन खुल के आएगा इंस्पेक्ट। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे एलिमेंट तक ऊपर या नीचे स्क्रॉल करेगा और इसके सोर्स कोड को हाईलाइट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जब वेब पेज का सोर्स कोड देखा था तो उस पूरे वेब पेज की कोडिंग खुल के आ गई थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे पूरे वेब की कोडिंग नहीं देखनी, मुझे तो उसमें सिर्फ एक वो छोटी सी जो पिक्चर लगी हुई थी उस पिक्चर की कोडिंग बहुत अच्छी लग रही थी, उसके चारों तरफ का जो बॉर्डर था वो बड़ा अच्छा था। अब मुझे उसमें ये देखना है कि यार इसने ये बॉर्डर लगाया कैसे। तो मुझे क्या पूरे पेज की कोडिंग देखनी जरूरी है? नहीं। क्या करूंगा, सिर्फ उस पिक्चर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, वहां पे एक ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, सिर्फ उस पिक्चर की कोडिंग आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो जैसे आपने करा इसका सारा सोर्स कोड आपको हाईलाइट होकर आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया। अगर हम किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड देख रहे हैं तो पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारी कोडिंग सामने आ गई। और एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना मतलब हमने सिर्फ उस एक एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करा और उसको इंस्पेक्ट करा तो सिर्फ उसी की कोडिंग हाईलाइट होके दिखेगी कि ये इतनी कोडिंग है जिससे इसका बॉर्डर चेंज करा गया। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी। अब भैया हमने वेब पेज भी बना लिए, वेबसाइट भी बना ली, स्टैटिक डायनामिक सब दुनिया भर का काम कर दिया जी हमने। अब दिक्कत आ गई उसकी सिक्योरिटी की। ये साइबर सिक्योरिटी क्या है? जहां हम लोग अपने घर में रहते हैं अपने घर की भी तो सिक्योरिटी करते हैं ना। अपने घर के चारों तरफ गेट वेट लगाएंगे या फेंसिंग करते हैं, घरों की बाउंड्री कर लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी हो गई। अब ये साइबर सिक्योरिटी क्या हो गई? अपने वेब पेज को सिक्योर करना, हमारे वेब पेज से कोई भी डेटा ना ले पाए या चोरी ना कर पाए हमारे कंप्यूटर से, वो होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी शब्द से अर्थ इंटरनेट पर सुरक्षा से है। यानी जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो आपका महत्वपूर्ण डेटा, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, आपकी पहचान का इंटरनेट पर चोरी हो जाना, गलत इस्तेमाल या हैक होने का खतरा, ये बड़ी दिक्कत की बात है जी। और ये खाली कंप्यूटर पे नहीं है, ये आपके फोन पर भी है। जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। अब जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो आपसे पूछता है ना, क्या आप मुझे अलाउ करते हो दैट आई कैन सी योर गैलरी? आप करते हो तुरंत खटाक से यस अलाउ, कॉन्टेक्ट्स अलाउ, मैसेजेस अलाउ, माइक अलाउ, कैमरा अलाउ, सब पे अलाउ पे टिक मारते हो तुम फटाफट। मजबूरी है क्योंकि तुम्हें उसे डाउनलोड करना है। अगर तुम अलाउ नहीं करोगे वो इंस्टॉल ही नहीं होगा तुम्हारे फोन पर। और तुमने जैसे ही अलाउ करा, तुमने अपना पूरा का पूरा फोन सामने वाले के सामने एज इट इज रख दिया, लो जी मेरा फोन। तुम्हारी सिक्योरिटी खत्म। तुम्हारे फोन में गैलरी में जितने भी फोटोज हैं वो एक्सेस कर सकता है सामने वाला जिस ऐप को आपने अलाउ कर रखा है। वो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स देख सकता है, वो आपके सारे मैसेजेस देख सकता है। तो क्या हुआ, तुमने जानबूझकर अपना पूरा का पूरा कंसोल, अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी अपने आप ब्रीच कर दी।
इसलिए कहते हैं कि अपने फ़ोन में सिर्फ वो ऐप्स जो ऑथराइज्ड हैं वो रखने चाहिए। बिना मतलब के ऐप्स, गेम्स, बहुत सारे गेम्स ऐसे आते हैं जो आपको क्या हुआ, गेम्स बताया, अच्छा लो बहुत अच्छा गेम है, तुम सबको गेम खेलने पसंद है ना, कोई भी गेम इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन पे। जैसे इंस्टॉल करोगे पूछेगा कि बताओ जी क्या मैं आपके कॉन्टैक्ट देख लूँ, तुम कहोगे यस देख लो जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मैसेज भी देख लो, मेरी गैलरी भी देख लो, सब एक्सेस, मेरा कैमरा भी चलाओ तुम, मेरा माइक भी देखो तुम। तो तुमने अपने पूरे फ़ोन का पूरा एक्सेस दे दिया। अब वो ऐप या वो कंपनी आपका पूरा डेटा एक्सेस कर रही है, सिक्योरिटी ख़त्म हो गई आपकी। तो क्या हुआ, आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपकी डिवाइस हैं, आपकी पहचान, सब कुछ, इन सब का यूज़ करके हैकिंग हो सकती है, हैक करा जा सकता है आपके कंप्यूटर को भी, आपके मोबाइल को भी। अब साइबर क्राइम, अभी जैसे हमारे भाई हम नॉर्मल ज़िंदगी में क्राइम्स होते हैं ना, किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली, किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, है ना, किसी ने किसी के चक्कू मार दिया, बहुत सारे क्राइम, कुछ भी क्राइम कर लो, पॉकेट मार ली। तो ऐसे ही क्राइम साइबर वर्ल्ड में भी होता है। साइबर वर्ल्ड मतलब हमारा जो ये इंटरनेट की दुनिया है, इसमें भी ये क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम। अब इसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स के साइबर क्राइम है। सबसे पहला, मालवेयर। मालवेयर क्या है जी? मालवेयर में सभी प्रकार के दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, रैंसम, वायरस, वॉर्म, किसी भी कंप्यूटर इस प्रकार के खतरों को अधिक इसको ऐसे माने आप, कहते हैं ना कि मेरे कंप्यूटर पे वायरस आ गया, वो वायरस मैलवेयर है। मेरे सिस्टम पे वॉर्म आ गए, वो क्या है, वो मैलवेयर है। यानी आपके सिस्टम पर कोई भी अनवांटेड चीज इंस्टॉल होना या आ जाना, ये मैलवेयर कहलाता है, सिंपल। दूसरा, फिशिंग। अच्छा ये आता कैसे है, मैलवेयर कैसे आता है? ये आता है जी, कभी कभी आपके फोन पे मैसेज आते होंगे, आपने जीता है 1 लाख रुपए की लॉटरी, और ये 1 लाख रुपए लेने के लिए आप इस लिंक पर, दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, खटाक, तुम्हारे सिस्टम में वायरस आ गया, तुम्हारे सिस्टम में आ गया, तुम्हारे लैपटॉप पे, तुम्हारे फ़ोन में, कहीं भी वायरस आ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, कल का एग्जाम्पल है। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया कि HDFC बैंक का आपका अकाउंट आज सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड को रोकने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर अपने पैन कार्ड की डिटेल को अपडेट करें। कोई भाई साहब अभी सो के उठे थे, नींद में थे, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, उसने तुरंत ठक से क्लिक करा। जैसे ही उसने उस लिंक पे क्लिक करा, उस लिंक पे क्लिक करते उसके अकाउंट से फटाक से 50,000 गायब। 5 मिनट बाद 30,000 फिर गायब, 40,000 फिर गायब, 2,70,000, 2,70,000 रुपए उसके अकाउंट से तुरंत गायब कर दिए। ना उसने किसी को OTP दिया, ना उसने अपना पासवर्ड बताया, ना उसने कुछ डेटा बताया, सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करा था, ना अकाउंट नंबर बताया, ना पैन नंबर बताया। कैसे पता चल गया उनको? यानी कि जैसे ही उस लिंक पे क्लिक हुआ, उस फोन का पूरा एक्सेस सामने वाले के पास पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड मैलवेयर, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब छिपे हुए वेयर जो तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे, और तुम्हारे फोन में से सारा डेटा या तुम्हारे कंप्यूटर पे से पूरा डेटा सामने वाले को दे देंगे। ये मैलवेयर्स हैं। फिशिंग, इसमें सम्मानित संस्थाओं के नाम पर यूजर को ईमेल भेजी जाती हैं और निजी जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जुड़ी आपके सामान्य सी बात होगी। जैसे कि आपको एक मैसेज आया, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि नरेंद्र मोदी के नाम से आपके पास मैसेज आया कि यू आर, आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपको एक अवार्ड देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको सेलेक्ट करा है जी, अब आप आ जाओ कल। अब कल आ जाओ, अच्छा जी, तुम बड़े खुश। अब तुमसे उसमें क्या कहा गया कि सर कल आने के लिए हमें आपकी टिकट करवानी है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें बता दें, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, आपका अकाउंट नंबर। अब बताओ, तुम्हारा टिकट करवाने के लिए उसको तुम्हारे अकाउंट नंबर की क्या जरूरत है? पर उसने किसके नाम से भेज रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। यानी कि किसी भी सम्मानित संस्था के नाम पर आपको मैसेज करा जाएगा, तो आपको क्या होगा, उस पर बिलीव हो जाएगा।
आपको उस पर यकीन होगा, अच्छा यार ठीक है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो तुमने क्या करा, भरोसा करा, और भरोसा करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बस इन्फॉर्मेशन दो और तुम्हारा सिस्टम खेल खत्म, पैसा हजम। फिशिंग, आगे समझ में? मेलवेयर्स, सिंपल लिंक आओगा, क्लिक करोगे, काम खत्म। फिशिंग, आपके पास एक मेल आएगा किसी भी संस्था के नाम का जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, जैसे ही आप उस पे अपनी इंफॉर्मेशन मांगेंगे आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे दोगे, तुरंत चोरी। तीसरा जीरो डे। अब ये जीरो डे क्या है? इसमें हैकर द्वारा, अच्छा एक वर्ड आया, अब हैकर। ये हैकर कौन? जो किसी के भी सिस्टम में बिना जाने, बिना सामने वाले के पता लगे उसमें घुस जाए, दैट इज कॉल्ड हैकर। और एक वर्ड होता है क्रैकर। चलो जी, क्रैकर, CRACKER, क्रैकर। और एक होता है HACKER, हैकर। हैं तो ये दोनों भैया, हैकर और क्रैकर दोनों भाई भाई हैं ये, पर दोनों में एक ही फर्क है। जो ये क्रैकर है, ये तो सामने वाले को जानते हुए, भाई मेरे कंप्यूटर में लॉक लग गया, मैं एक इंजीनियर के पास गया कि यार आई हैव फॉरगेटेड माई पासवर्ड, मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गया हूँ, मेरा ये फ़ोन खोल दो। मैंने उसको एक्सेस दिया ना, वो मेरे सामने मेरा फ़ोन खोल रहा है, पासवर्ड ब्रेक करेगा, मुझे दे देगा। वो कौन है? क्रैकर। एक है हैकर, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ना मुझे पता लगा, वो मेरे फ़ोन में घुसा और मेरे सारे पासवर्ड क्रैक कर दिए जी उसने, मेरा सारा डेटा चुरा लिया उसने, वो हो गया हैकर। तो जीरो डे क्या है? इसमें हैकर द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर के लूप होल्स को निशाना बनाया जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर प्रकाशक को भी अंदाजा नहीं लगता, और प्रकाशक द्वारा रिकवरी पैच निकालने से पहले ही सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से हैक द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है जीरो डे का, ये काम करता है सॉफ्टवेयर्स पर या एप्लीकेशंस पर जो आपके फ़ोन में ऐप्स आती हैं। अब सारी ऐप्स हमेशा 100% ठीक नहीं होती, सब में कहीं ना कुछ कमी निकलेगी, उसको बोला जाता है लूप होल। तो ये लोग क्या करते हैं जीरो डे में? उस लूप होल का पता लगाते हैं, अच्छा इसमें ये कमी है, अब उस कमी का फायदा उठाते हुए वो उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को हैक कर लेते हैं। अब जो भी यूजर उसको यूज करेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेगी। दिस इज कॉल्ड जीरो डे। मैन इन द मिडिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MITM, मिट एम। MITM अटैक में किन्हीं भी दो लोगों के बीच संचार, कभी कभी होता है ना, मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, बीच में एक लाइन भी ड्रैग हो जाती है। दो लोगों के, एक कहानी सुनी होगी ना कि दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर रोटी खा गया, दैट इज MITM। MITM अटैक में किन्हीं भी दो लोगों के बीच के संसार में अटैक द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का अटैकर के पास कंट्रोल होता है, जिसका यूजर को कोई अंदाजा नहीं रहता। जैसे आजकल आप लोग फेसबुक पे देखते होगे, है ना, क्लोनिंग हो जाती है आपके पूरे के पूरे फेसबुक अकाउंट की, और आपके नाम से आपके किसी भी फ्रेंड को मैसेज करा जाता है, यार आई एम इन नीड ऑफ 5000 रुपीज, क्या तुम मुझे दे सकते हो? वो कहेगा अच्छा अभी देता हूँ तुरंत, उसने 5000 रुपये दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने आपके नाम से मैसेज करके मांगे थे। ऐसी आपसे कोई आपका फ्रेंड बन के मांग सकता है फेसबुक पे? अब बात तो हो नहीं रही, क्या चल रहा है, सब कुछ डिजिटल। दिस इज कॉल्ड MITM। लास्ट, इन सभी साइबर सिक्योरिटी के अलावा थ्रीट्स भी होती हैं। अब ये थ्रीट्स क्या है? धमकी। अब तुम्हें ऑनलाइन कौन धमकी दे सकता है ना, तो ये वो वाली धमकी नहीं है, थ्रीट्स होती हैं। इसके भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत सारी टाइप की थ्रीट्स होती हैं जो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ आप ये जाने कि यहाँ पे सिर्फ थ्रीट्स हैं। साइबर सिक्योरिटी के फायदे, वैसे मैं आपको बता चुका साइबर सिक्योरिटी के क्या फायदे होंगे। सिंपल सी बात, आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, आपका डेटा लॉस्ट होने से बच जाएगा, आपका चोरी होने से बच जाएगी, वायरस आने बंद हो जाएंगे जिससे आपकी डेटा डिवाइस को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, आपका नेटवर्क बच जाएगा। ये क्या हो गया? ये सभी आपकी साइबर सिक्योरिटी के फायदे हैं। जब आप साइबर सिक्योरिटी लोगे तो क्या होगा? आपका सारा सिस्टम, सारा डेटा
आप खुद आपकी इंफॉर्मेशन इन सबको सिक्योर करा जा सकता है साइबर सिक्योरिटी के जरिए। साइबर लॉ, ये साइबर के कुछ नियम है। जैसे हम लोगों की आम जिंदगी में हमारे लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, ऐसे ही साइबर लॉ बनाया गया। वर्तमान समय कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य वजह, हम लोग रोज कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, है ना। खाली बैठे होंगे तब भी फोन चलाएंगे, आदत में हमारी। कुछ नहीं है, मूवी देख लो, गाने देख लो, कुछ भी। तो क्या हो गया, आज का जो युग है ये कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में एक तरफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा, जो उसी डेटा से क्या हो रहा है, हैकर हमारे सिस्टम्स को हैक कर लेता है। क्योंकि हमारा आजकल क्या है, फोन पे, गूगल पे सब कुछ आ गया ना। हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, सब कुछ फोन पे डिजिटल, हमारी मार्कशीट फोन पर डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है। इसलिए डिजिटल चोरियां शुरू हो गई। इन सबको रोकने के लिए नियम बनाए गए। तो साइबर लॉ मुख्यतः ई कॉमर्स, ई बिजनेस और इन सबको बड़ा मजबूत करता है। जैसे आप लोग अमेजोन से कोई सामान खरीद लो, अब तुमने मंगवाया तो था आईफोन, देखते हो ना कभी भी फेसबुक पे आता है, दे दी उसने तुम्हें ईंट, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये मेन चीजें, सारे लॉज इनके ऊपर लागू होते हैं कि आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम ना हो सके, आपका डेटा ना चुराया जा सके, आपको कोई ऑनलाइन कुछ भी बता के कुछ भी ना बेच सके। तो ये सारे नियम इनके ऊपर होते हैं। इनको सिक्योरिटी के लिए, आपकी पेमेंट को सुरक्षा प्रदान कर देता है, ये साइबर क्राइम को कम करते हैं ये। इंडिया में साइबर लॉ आईटी एक्ट 2000 में समाहित है। यानी कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही साइबर लॉ की व्याख्या करता है। आपके एग्जाम में बहुत सारे वैसे इसके अंदर जैसे होता है ना कि पीनल कोड, ये धारा, ये धारा, ये धारा, बहुत सारी धाराएं हैं इसमें। लेकिन तुम्हें इसमें धाराएं नहीं पढ़नी, क्योंकि तुम्हें लॉज नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तुम क्या सीखोगे, सिर्फ आईटी एक्ट 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही साइबर लॉ की व्याख्या करता है। मैं इसमें थोड़े से आपको सिर्फ सेक्शंस बता रहा हूँ, कौन कौन सी धाराएं आती हैं। सेक्शन 65, 66, 66 में भी अलग अलग हैं, ए बी सी डी एफ, ई नहीं है इसमें। 67 फिर ए बी सी, 68, 69, 70, 71, ये इसकी कुछ धाराएं हैं जो साइबर लॉ में आती हैं। इन सब का काम सिर्फ एक, आपके साथ कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी ना कर सके, आपसे कोई झूठ ना बोल सके, आपके कोई पैसे ना चुरा सके, आपका कोई डेटा यूज ना कर सके, मिसयूज ना कर सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो था, वो फर्स्ट यूनिट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम अपनी जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।